सभी को नमस्कार। कैसे हैं साथियों? आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आपका स्टडी भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो हमारा जो 7-8 फरवरी को जो हमारा एग्ज़ाम है सीटेट का, उसी के तहत आज हम लोग देखेंगे बाल विकास और शिक्षण यानी अध्यापन। तो बाल विकास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग देख लेते हैं, और ये वही क्वेश्चन हैं जो अभी तक प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये हमारा जूनियर सीटेट का एग्ज़ाम है, यानी कि सेकंड पेपर है। और सेकंड पेपर में आज हम लोग देखेंगे क्या, बाल विकास जो कि प्रारंभिक विद्यालय का बालक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा विकास। विकास की बात करें तो विकास कैसा होता है इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया, अव्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है, या एक आयामी है, या गतिशील है। तो विकास एक कैसा होता है, विकास जो है वो गतिशील है, यानी कि जो भ्रूणावस्था से लेकर और जीवन पर्यंत मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है विकास। ठीक है, तो ये कैसा होता है, गतिशील होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विकास गतिशील है, विकास कुछ कम से कम कुछ अधिक बनाने के बारे में है। उदाहरण के लिए, यानी कि एक असहाय शिशु से चलने और बात करने वाला बच्चा एक वर्तमान सैद्धांतिक ढांचा विकासात्मक प्रक्रिया को एक जटिल गतिशील प्रणाली के भीतर परिवर्तन के रूप में देखता है। विकास को वास्तविक समय में होने वाली कई विकेंद्रीकृत और स्थानीय अंतःक्रियाओं के उभरते उत्पाद के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी एक मिनट, जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया कैसी है? ऑब्जेक्ट विकल्प दिया गया है हमारा, बहुआयामी है, एक रूपी है, रैखिक है, स्थिर है। तो जो विकास की प्रक्रिया है वो कैसी है? विकास की प्रक्रिया ये बहुआयामी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि इसमें शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास जैसे कारकों की गतिशील अंतःक्रिया इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं? विकास की प्रक्रिया की विशेषताएं की बात की गई है, तो इसमें क्या विशेषताएं हैं? यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित होती है, गलत है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है, नहीं। इसकी शुरुआत गर्भाधारण के समय होती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 4, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास, और विकास इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय से होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, चैप्टर नेक्स्ट है विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध क्या है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो सबसे अधिक संभावना है, ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें सही होगा, कि विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना, या गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है, या छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, या छात्रों को स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और उनकी सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, चलिए इसको देख लेते हैं। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करने की रणनीति चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। परासंज्ञान कौशल क्या होता है?
यह छात्रों के लिए उनके चिंतन के बारे में सोचने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है और यह छात्रों के विचारों को सृजनात्मक अथवा अपसारी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं या भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, या भाषा विचार को आकार नहीं देती है या कि विचार भाषा को आकार देते हैं? तो जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में संबंध की बात की गई है, तो इसमें संबंध होता है कि भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं, कौन सी प्रक्रियाएं हैं? विनिमय, आदान प्रदान करने वाली ये विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार बच्चों में भाषा क्षमताओं को बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास बच्चों में भाषा के विकास का अनुसरण करता है और भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास या कि भावात्मक विकास? तो भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन पर जो स्थिरता, ये मनोसामाजिक विकास में शामिल होती है। मनोसामाजिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की मानसिक और सामाजिक क्षमताएं विकसित होती हैं। यह जीवन भर चलता रहता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व, संबंधों और समाज में भूमिका निभाने की क्षमता को आकार देता है। अतः भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता मनोसामाजिक विकास में ये शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? कौन सा प्रश्न हाँ इसमें है जो विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, या भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, भारत की राजधानी कौन सी है, या भारत में कितने राज्य हैं? तो विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाला इसमें प्रश्न जो होगा वो हमारा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? ठीक है, जब विभिन्न कारणों का पता लगाएगा बच्चा तो ये कौन सा क्वेश्चन होगा? विश्लेषणात्मक, इस पर विश्लेषण करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं इसको, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? तो इस प्रकार का प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा किसी समस्या का विश्लेषण करने और उसका समाधान खोजने की एक विधि होती है। इसमें निर्णय लेने अथवा समस्याओं को हल करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग करना शामिल होता है। इसे अपसारी चिंतन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें किसी समस्या के प्रत्युत्तर में अनेक विविध विचार, संभावनाएं या समाधान उत्पन्न करना, ये सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होती हैं, या ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है, या केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, या कि विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? तो विद्यार्थियों में जो समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों। क्या क्या? निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। ऐसे सवाल समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों में ऐसे सवालों को पूछना चाहिए, उनको देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए उचित विश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्ष और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। इसमें चीज़ों को खुले दिमाग से देखना, अवलोकन करना और एक विचार अथवा अवधारणा को यथासंभव कई तरह से जांचना शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन दिया गया है, अभिकथन ए और कारण दिया गया है आर। अभिकथन ए है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता,
जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है कि जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो इसका कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। विकास जो होता है वो प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो इसमें कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या भी करता है, तो यही वाला ऑप्शन जो होगा हमारा सही भी होगा। इसको देखते हैं। विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और बढ़ते हुए कार्य के लिए संरचना में वृद्धि के होने से है। ये एक व्यापक और सतत प्रक्रिया है। विकास कौन सी प्रक्रिया है? व्यापक और सतत प्रक्रिया है, यानी कि सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता कि जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, क्योंकि विकास की प्रकृति निरंतर चलने वाली होती है। विकास प्रक्रिया में नई विशेषताओं का समावेश होता है और पुरानी विशेषताएं इसमें क्या होती हैं? गायब हो जाती हैं। ठीक है, चलिए। जो मनोवैज्ञानिक ने विकास को इन परिवर्तनों, गुणों और विशेषताओं की एक क्रमिक और नियमित उत्पत्ति कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन कौन सा नहीं है पूछा गया है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते नहीं। भाई, एक समान तो प्रवेश करते ही नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। सही नहीं, क्योंकि किशोरावस्था में प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से हैं? जैविक कारक। जैविक कारक की बात करें तो इसमें क्या होता है? यौवन की शुरुआत होती है, हार्मोन का स्तर बढ़ता है, शारीरिक विकास होता है। मनोवैज्ञानिक कारक में आत्मसम्मान, पहचान, जोखिम लेने का व्यवहार बढ़ता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, परिवार, समुदाय, मीडिया, सामाजिक दंड, ये सब सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं। ये किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया गया है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। कारण दिया गया आर कि विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ऑप्शन क्या है? कि ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या ऑप्शन डी है। ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी है। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारा डी ही सही होगा कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। बिल्कुल होती हैं। और विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं का जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम भी है। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। ये गलत है। सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है। ये भी गलत है। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। बिल्कुल सही है। सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है, यानी कि आंसर हमारा कौन सा? सी। सभी बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यही बताता है कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में क्या हो सकता है? अंतर हो सकता है। जी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, जिसका एक कारण आयु और बुद्धि भी है।
आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास जो होता है, विकास होता है। इसीलिए विभिन्न आयु के बालकों में क्या मिलता है, अंतर मिलता है देखने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपने खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? तो ये कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बच्चे अपने परिवार से अलग हो जाते हैं या परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों को परिभाषित करते हुए, तो ये हमारी किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन ये दिया गया है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। इसमें कारण है कि बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। बच्चों की वृद्धि एवं विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो इसमें जो हमारा कथन दिया गया है ये गलत है। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। और जबकि कारण जो तर्क दिया गया है ये सही है। ए और दोनों सही है, नहीं कौन सा है? तो एक मिनट, सॉरी। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। यानी कि सही है, ये भी सही है हमारा। तो ए सही है और ये भी सही है, तो सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देख लेते हैं इसको। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए, क्योंकि बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कभी कभी वृद्धि और विकास दोनों को पर्याय मान लिया जाता है, लेकिन इनमें अंतर है। वृद्धि को मानव के कोषीय वृद्धि के संदर्भ में समझा जाता है, वही विकास का संदर्भ वृद्धि के साथ मानव के संपूर्ण पक्ष में वृद्धि होती है। अर्थात विकास में वृद्धि तो निहित है, साथ ही साथ व्यक्ति के मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और नैतिक आदि पक्षों में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की गति। बाल विकास की गति कैसी होती है? एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है? नहीं, बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और ये अव्यवस्थित होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी ही सही होगा। बी इज द राइट आंसर। यानी बाल विकास जो होता है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है। जी एक मिनट, सॉरी। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और ये अव्यवस्थित होती है। बी ही सही लग रहा है, बी सही होगा। इसमें डी कह रहे हैं कि बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और ये कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। अच्छा ठीक है, कुछ हद तक ये सुनियोजित और क्रमानुसार होती है, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और ये कुछ हद तक इसमें सुनियोजित और ये क्रमानुसार होती हैं। सुनियोजित और क्रमानुसार होती हैं। एक बच्चा एक क्रमबद्ध क्रम में विकसित होता है जो सभी बच्चों में एक लगभग समान होता है। विकास की दर और गति अलग अलग मामलों में भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी बच्चों में विकास स्वरूप का क्रम लगभग समान है। इस प्रकार मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। जन्म के पूर्व और प्रसव के बाद मनुष्य का विकास एक स्वरूप या एक सामान्य अनुक्रम का पालन करता है, जो कि शारीरिक विकास, पेशी या भाषा विकास और बौद्धिक निश्चित क्रम में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखता बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति के कार्य को? तो ये कौन से होते हैं किस उम्र के बच्चों में क्रियाकलाप? तो ये शैशवावस्था के बच्चों में क्रियाकलाप प्रमुखता बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है।
स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। ये गलत है। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल क्यों नहीं है, महत्वपूर्ण है, तो ये गलत है। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, सही विकल्प चुनिए। ये भी गलत है। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये दोनों यार गलत हैं। यानी क्योंकि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों में मोटर समन्वय महत्वपूर्ण है। इससे बच्चों को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ये दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है, या बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं। बिल्कुल सही है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं और वयस्कों को यह जानने की ज़रूरत होती है कि कुछ क्यों सीखना है। जैसे ही वे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, वे आरंभ करने के लिए तैयार होते हैं और दूसरी ओर बच्चों को आम तौर पर बताया जाता है कि उन्हें क्या सीखना है। इसलिए बच्चे वयस्कों की तुलना में अलग तरह से सीखते हैं। बच्चे गुणात्मक रूप से वयस्कों से ये भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है। विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है। वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं, या गर्भधारण से जन्म तक की समय अवधि, या शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की समय अवधि। तो विकास की संवेदनशील अवधि वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर होते हैं। ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को क्या कहा जा सकता है। पाड़, वृद्धि, सीखना, अनुकूलन। तो इसको वृद्धि कहेंगे। जब कद उसका तेजी से बढ़ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, उस वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण है। स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण कौन सा है। चित्र बनाना, सुई पकड़ना, तेज चलना, धागे में मोती पिरोना। यानी कि स्थूल गामक कौशल की बात करें तो ये तेज चलना, ये हमारा स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। तो विकास जो अधोगामी सिद्धांत होता है वो केंद्र के बाह्य की ओर बढ़ता है, केंद्र से बाह्य। ठीक है, केंद्र के बाह्य बढ़ता है। ये हमारा विकास का अधोगामी सिद्धांत होता है। विकास का अधोगामी सिद्धांत यह बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, फिर हृदय, और इसी क्रम में विकास होता चला जाएगा। जैसे बच्चों का खड़ा होने से पहले बैठने में सक्षम होना, बच्चे हाथों और पैरों को हिलाना सीखने से पहले अपने सिर को हिलाना सीखते हैं। ये सभी अधोगामी सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की दिशा होती है और प्रत्येक बच्चा, यानी कि बच्चों की विकास की दिशा अलग अलग होती है और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। तो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, और कारण दिया गया है। कथन ए कि सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है। बिल्कुल सही है ये।
सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग तरह से अनुभव करते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सेकंड, यानी बालक के विकास के सिद्धांत। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है? मनोसामाजिक। आंसर होगा हमारा ए। विकास के मनोसामाजिक आयामों के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ये क्या होता है? मनोसामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखता है, या छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करता है। ये तो गलत ही हो जाएगा, दंडित करना। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। ठीक है, तो ये वाला सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक छात्रों के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जब शिक्षक छात्रों के स्वामित्व और पहल को पुरस्कृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो भाषा को विकास पूरी तरह आनुवंशिक पर निर्भर है, या भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित होती है, या विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, या भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, या कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, या विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी कि विकास की कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, ये विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। मानव विकास के सिद्धांत को उस रूप में परिभाषित किया जाता है जिस तरीके में एक व्यक्ति विकसित होगा। विकास के कई सिद्धांत हैं, जिसमें एक क्रमिकता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अन्य दो रूप है, सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति एवं प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसके अलावा निरंतरता का सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर, पारस्परिक संबंध, सामान्य से विशिष्ट परस्पर क्रिया, दर में विभेदन, एकीकरण और पूर्वानुमेयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? एक रूपता, एक आयामी रैखिकता, या व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो बच्चों का विकास जो है ये कौन सा सिद्धांत? ये व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत हो। जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है ये बच्चों के विकास को अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे के विकास की दर गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है, और पर्यावरण इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाता है। नहीं, आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से ये उभरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ये दिया गया कि जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है। कारण दिया गया है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। दोनों सही हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों सही हैं हमारे। लेकिन आयोग ने यानी कि बोर्ड ने इसको गलत माना। ए गलत है लेकिन आर सही है। हाँ, एक गलत हो सकता है लेकिन आर तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं
और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? तो ये आनुवंशिकता और वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का परिणाम है, क्योंकि 12 वर्षीय लड़की है सुनीता और विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक, जब उसके माता पिता दोनों निपुण गायक हैं तो ये किस में आएगी? आनुवंशिक गुण लड़की में होंगे। और इसके अलावा वातावरण भी वही उसे मिल रहा है वैसा ही, क्योंकि वो माता पिता दोनों गायक हैं, ठीक है, और वो विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। वो प्रशिक्षण कक्षा में उसको भेजा जा रहा है, तो ये वातावरण हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो क्या होती है? पर्यावरणीय कारक, कुछ पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं? आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक परिवेश, यानी तीनों ये हैं, ये बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार हैं। आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? आनुवंशिकता, वातावरण, सामाजिक या सांस्कृतिक कारक। तो ये तीनों कारक जो होते हैं ये बच्चों के विकास को निर्धारित और प्रभावित भी करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। बच्चों के विकास को आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक ये तीनों प्रभावित एवं निर्धारित करते हैं। बालक को अपने माता पिता से जो भी गुण प्राप्त होता है वो वंशानुक्रम के माध्यम से नहीं होता है, से ही होता है। वातावरण के कारण बालक की मानसिक शक्ति, कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति प्रभावित होती है। बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है अतः निर्धन परिवार के बच्चे अधिक अवसर प्राप्त न करने के कारण ये क्या होते हैं? पीछे रह जाते हैं। और जबकि शहर के बच्चे होते हैं उनको बेहतर सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण मिलता है तो उनका विकास अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, कारण दिया है। कथन है कि एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। कारण है, केवल आनुवंशिकता ही एक ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यानी आनुवंशिकता ही एक ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए, नहीं, आनुवंशिकता ही नहीं है, आनुवंशिकता और वातावरण, आनुवंशिक दोनों है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से जन्म के समय निश्चित हो जाती है, ठीक है। दोनों गलत हो जाएंगे इसमें, ठीक। ये कथन गलत है क्योंकि बच्चे का शारीरिक विकास जन्म के बाद उसके रहन सहन, भोजन, उचित स्वास्थ्य आदि कारकों द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण पर निर्भर करता है? नहीं। केवल आनुवंशिक कारक ही बच्चे के विकास को निर्धारित करते हैं? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे के परस्पर अंतःक्रिया रखते हैं, ये सही है। बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवंशिकता, वातावरण का अलग प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। 3 और 4 सही है, ठीक है। 3 और 4 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है? परवरिश की शैलियाँ, आनुवंशिक ढांचा, विद्यालयी अनुभव, व्यक्तिगत रुचि। यानी इसमें सभी होती हैं, परवरिश की शैलियाँ, आनुवंशिक ढांचा, संरचना, विद्यालयी अनुभव, व्यक्तिगत रुचि, यानी कि सभी सही हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, यानी कि अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण, दबाव, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। ठीक है, ये सभी हम लोग देखेंगे 4th चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।